हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का 8 चैप्टर कोशिका संरचना एवं प्रकार्य के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर्स का हेडिंग है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर्स में कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में आपको सजीवों के उत्पत्ति क्रम के बारे में बताया गया है कि आखिर किस प्रकार से किसी भी सजीव का जो शरीर होता है, किस प्रकार से उसका वैज्ञानिक तरीके से उसका जन्म होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस अर्थ पर, हमारे इस पृथ्वी में काफी सारे सजीव जो है, विभिन्न तरीके के सजीव, विभिन्न प्रकार के सजीव उपस्थित हैं, जिनके शरीर का जो गठन होता है वह बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। जैसे कि चूहा और हाथी, दोनों में काफी अंतर है। चूहा काफी छोटा होता है, वहीं हाथी बहुत बड़ा होता है। लेकिन याद आपको रखना है कि दोनों का ही जन्म, दोनों का ही उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, एक सेल से ही होती है। ये बात आपको अच्छे से समझाई गई है कि आखिर किस प्रकार से कोशिका जो है वह तैयार करता है एक विशाल गए शरीर को, या फिर किसी एक छोटे से नग्न यानी ना देखे जाने वाले खाली आंखों से इस विभिन्न प्रकार के जीवों को तैयार करता है, सिर्फ एक कोशिका। और आज हम लोग जान लेंगे कि कोशिका के संरचनाओं के बारे में कि आखिर कोशिका जो है उसके अंदर कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, वह किस प्रकार से काम को समन्वय रूप से संपन्न करती है, और साथ ही जान लेंगे कोशिका के प्रकार के रूप में हम लोग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये कोशिका आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। ठीक है ना फ्रेंड्स? ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आखिर क्या है, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट के चैप्टर्स में आपने पढ़े थे फ्रेंड्स कि आखिर अगर हमें कोई भी कपड़ा अगर हम प्राप्त करते हैं, तो वह कपड़ा आखिर किस चीज से बना है, उसके बारे में आपको बताया गया था लास्ट के चैप्टर्स में। जिस प्रकार से कोई तंतु, ठीक है ना, किसी भी तंतु के सहारे एक कपड़ा जो है हम उन्हें प्राप्त करते हैं। याद रखना है, एक कपड़े में बहुत सारे तंतु जो है, काफी सारे तंतुओं से मिलकर एक कपड़ा का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी सजीवों के शरीर का जो निर्माण होता है वह एक सेल से होता है, एक कोशिका से होता है। याद रखना है, कोशिका का आकार कुछ भी हो सकता है, वह लंबा हो सकता है, गोल हो सकता है, विभिन्न प्रकार का हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है, इसी कोशिका के माध्यम से ही एक बड़े हाथी का जो जन्म है वैज्ञानिक तरीके से एक कोशिका से ही होता है। याद रखना है, ठीक है ना। और एक ही कोशिका से उसका भी जन्म होता है। जैसा मैंने कहा, चूहा एक बहुत ही छोटा प्राणी है, उसका भी जन्म होता है। याद रखना है आपको इन बातों को। यानी सिर्फ एक ही कोशिका है जिससे हाथी का भी जन्म होता है, और सिर्फ एक कोशिका जिससे चूहे का भी जन्म होता है। याद रखना है। लेकिन आपको यह बात साथ में याद रखनी है कि किसी भी प्राणी का जो जन्म है वह एक कोशिका के विघटन या फिर विभाजन से ही पॉसिबल है। एक कोशिका विभाजित होती है दुई कोशिका में, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे उनका विभाजन होता रहता है, और कोशिका के विभाजन से तैयार होता है ऊतक। याद रखना है, बहुत सारे कोशिका मिलकर तैयार करते हैं ऊतक, और बहुत सारे ऊतक जो है वो मिलकर बनाते हैं किसी भी अंग को। ठीक है ना। जैसे हमारे आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, त्वचा, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनी हैं। बहुत सारी कोशिकाएं सबसे पहले बनाती हैं ऊतक को, और बहुत सारे ऊतक मिलकर फिर हमारे इस बॉडी के शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे उसी कोशिका के बारे में। ठीक है ना फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो बहुकोशिकीय है। हमारा जो ह्यूमन शरीर है, मानव शरीर है, वह बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम बहुकोशिकीय उसे कह रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो सिर्फ एक कोशिका के होते हैं, ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या क्या है फ्रेंड्स? बहुकोशिकीय जो प्राणी होते हैं, जैसे मनुष्य हो, गाय हो, जानवर हो, ठीक है ना, बैल हो, चूहा हो, ये बहुत कोशिकीय से बने हैं, याद रखना है। बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होने वाला कोई भी सजीव जिसमें अलग अलग पदार्थ, अलग अलग अंग जो है, आप उसे चिन्हित कर पाएंगे। हमारा हाथ अलग है, नाक का एक शेप है, आंखों का एक शेप है, ठीक है ना, गाल का एक शेप है, इसके अलावा हाथ पैर हैं, ठीक है ना, हृदय है, आपको याद रखना है, फेफड़ा है, बहुत सारे अंग हैं। यानी आपको अलग रूप से सारे जो अंग हैं वो दिखाई पड़ेंगे किसी भी बहुकोशिकीय सजीवों में। जैसे बहुकोशिकीय सजीव भी हैं पेड़ और पौधे। पेड़ पौधे भी बहुकोशिकीय से बने होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन वह कौन सा सजीव है, कौन सा आखिर प्राणी है जो कि एक कोश से बना होता है? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जो हैं ऐसे जीव जो कि एक कोश से ही बने होते हैं। उन्हें अलग रूप से आप उनके आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा आप उनके नहीं देख सकते फ्रेंड्स। याद रखना है, कोशिका को समझने के लिए, कोशिका का जो स्टडी है, ठीक है ना, उसके स्टडी को करने के लिए हमें जरूरत होती है माइक्रोस्कोप की, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम किसी कोशिका को हम देख पाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ ऐसी कोशिकाएं नहीं है जो आपको खाली आंखों से दिखाई देगी। लेकिन साथ में आपको यह बात भी याद रखनी है, खाली आंखों से दिखाई पड़ने वाला जो सिंगल सेल है, जो एक कोशिका है, वह है अंडा, एग। वह एक कोशिका है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। अंडा जो है वह एग्जाम्पल है एक कोशिका का, सिंगल सेल का, जिसके अंदर आप पीला जो है आप देख पा रहे हैं, जिसे हम लोग योक कहते हैं, ठीक है ना। और बाहर, ठीक योक के बाहर एक व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस, जेलीनुमा सब्सटेंस होता है। याद रखना है, यह भी एक कोशिका है। अंडा सिर्फ एक ऐसा कोशिका है जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। याद रखना आपको इन बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और जान लेंगे कि आखिर कोशिका आखिर किसे कहते हैं। जैसा मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताया, किसी भी अंगों के, किसी भी सजीवों के अंगों के संरचनात्मक और मूलभूत इकाई के रूप में ही हम उसे कोशिका कहते हैं। यानी किसी भी सजीवों के शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। अब इस संरचना के बारे में तो आपने जान लिया कि किसी भी सजीवों के शरीर का जो गठन होता है, संरचना होता है, वह तो कोशिका से ही होता है, ठीक है ना। लेकिन अब क्रियात्मक क्या है? तो फ्रेंड्स, जो भी हम श्वसन करते हैं, जो भी हम डाइजेशन करते हैं, ठीक है ना, जितने भी सारे काम हमारे इस बॉडी में हो रहे हैं, शरीर में हो रहे हैं, ठीक है ना, जो क्रियाएं हो रही हैं वो कोशिका के ही कारण संपन्न हो रही है। याद रखना आपको इन बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। हमारे हमारे ब्लड, हाँ, यानी हमारे खून में उपस्थित है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड जो सेल्स है वो मौजूद होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स वो मौजूद होती हैं। यानी हमारे रक्त में भी कोशिकाएं जो है वो मौजूद होती हैं, लेकिन हमें खुली आंखों से वह दिखाई नहीं देते हैं। यानी जितने भी सारे आप सभी जानते हैं, जो आरबीसी होता है या जो रेड ब्लड सेल्स होता है हमारे खून में, वह ऑक्सीजन का आदान जो है वह ले जाती है। ऑक्सीजन को क्या करती है? हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम आरबीसी ही करता है। याद रखना है, यानी सेल्स हमारे बॉडी में मौजूद है। याद रखना है आपको इन बातों को। और सेल से ही हमारे शरीर की संरचना हुई है और सेल से ही हमारा शरीर जो है विभिन्न प्रकार के कामों को क्रियान्वित करता है। इसीलिए कोशिका को कहा गया है, कोशिका किसी भी सजीवों के संरचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई के रूप में, कोशिका के रूप में माना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। कोशिका की खोज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने की थी। वो कैसे की थी? एक कॉर्क के स्लाइस जो है उसका उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा उन्हें देखा था। तो उन्होंने, जो कॉर्क है ना फ्रेंड्स, वह एक बिल्कुल एक सेल है, याद रखना है, लेकिन उस सेल जो है वो डेड सेल्स है होते हैं, ठीक है ना। कॉर्क एक डेड सेल्स होते हैं।
उसका उन्होंने जब अध्ययन किया था, मैग्नीफाइंग ग्लास से जब उन्हें देखा था, तो उसमें काफी सारे छोटे-छोटे एक घरनुमा, ठीक है ना, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स उन्हें देखने को मिले थे। छोटे-छोटे बॉक्स जो थे उसमें, ठीक है ना, जिसका नाम जो है उन्होंने सेल्स दिया था, याद रखना है। लेकिन सन 1800 के बाद का जो बात है, ठीक है ना, यानी 1800 के मध्य की जो बात है, उसमें स्लाइडन और स्वान ने नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बात को पूरी तरह से प्रमाणित कर दी कि आखिर किसी भी सजीव हो या फिर कोई भी प्लांट हो, कोई भी पौधा हो, उनके बॉडी का, उनके शरीर का जो निर्माण है वह कोशिका से ही होता है। जो बात 1665 में आखिर रॉबर्ट हुक ने कही थी, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। तो रॉबर्ट हुक के समय जो है वो मैग्नीफाइंग जो ग्लास था वो काफी कम शक्तिशाली था, इसीलिए उन्होंने ज्यादा बात जो है इस विषय में नहीं कह पाए। लेकिन उनके लगभग 200 साल बाद, ठीक है ना, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि आखिर किसी भी सजीवों के शरीर का जो निर्माण है वह कोशिका से ही होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेंगे फ्रेंड्स कि आखिर कोशिका कोशिका को आखिर मूलभूत संरचनात्मक इकाई हम क्यों कह रहे हैं। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि आखिर किस प्रकार से कोई तंतु के सहारे एक कपड़े का निर्माण होता है, उसी प्रकार से बहुत सारे ईंट जिस प्रकार मिलकर एक बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं, एक ईंट है ना फ्रेंड्स, ईंट, बहुत सारे ईंट आप रख दो तो उनसे ही धीरे धीरे बना होता है एक बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को बनने के लिए बहुत सारे ईंटों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार एक पूरा मानव शरीर हो, बहुकोशिकीय प्राणी को बनने के लिए बहुत सारे सेल की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। याद रखना है आपको इन बातों को। इसीलिए जो मूलभूत जो संरचना है, ठीक है ना, हमारे इस पूरे शरीर का, ठीक है ना, मूलभूत जो संरचना है वह एक सेल यानी एक कोशिका से ही होती है। सेल में काफी सारे पार्ट्स, काफी सारे जो घटक हैं वह मौजूद होते हैं। वह बात भी आपको इस चैप्टर्स में बताई गई है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और हम लोग जान लेंगे कि आखिर सजीवों में कोशिका की संख्या आखिर क्या होती है, आकृति और साइज की विभिन्नताओं के बारे में। तो फ्रेंड्स सजीवों में कोशिका एक बहुकोशिकीय प्राणी जिसमें कोशिका की संख्या लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों तक में होती है। याद रखना है, एक बहुकोशिकीय प्राणी में कोशिका की संख्या लाखों, अरबों, करोड़ों, खरबों तक होती है, ठीक है ना, जिसे आप काउंट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, याद रखना है। और उनकी आकृति के बारे में अगर कहा जाए तो याद रखना है कि कोशिका की जो आकृति होती है वो उसमें काफी सारी भिन्नताएं होती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी कोशिकाएं लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं जो गोल होती हैं, कुछ की अलग होती हैं, कुछ का जो शेप्स होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन वो सेल्स ही होते हैं। याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर बहुकोशिकीय क्या होता है। तो फ्रेंड्स मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका ये शरीर का जो निर्माण होता है वह बहुत सारे सेल से ही मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, जैसे मानव शरीर हो या फिर चूहा हो या हाथी हो, ये सभी बहुकोशिकीय प्राणी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। याद रखना है, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और एक कोशिका क्या होती है फ्रेंड्स, एक कोशिका वह सेल, वह कोशिका या फिर वह जीव जिनके शरीर का निर्माण सिर्फ एक कोशिका से होता है, उसे हम एक कोशिका जो है वह कह रहे हैं, ठीक है ना। याद रखना है। लेकिन यह बात भी आप जानकर आश्चर्य होंगे कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ जो होता है वह एक कोशिका से ही होता है, जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है ना। और अंडा का भी मैंने आपको उदाहरण दिया, ठीक है ना। अंडा जो है वह कोशिका यानी सेल्स का ही एक एग्जाम्पल है। सेल का जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, सेल का विभाजन होता है, सेल का डिविजन होता है, और सेल के डिवीजन से तैयार होते हैं बहुत सारे सेल्स। एक सेल से बहुत सारे सेल्स का निर्माण होता है और वही बहुत सारे सेल्स बनाते हैं ऊतक को। याद रखना आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब है एक कोशिकीय क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स एक कोशिका वाले जीवों को हम एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर जीव हम कह रहे हैं। याद रखना आपका फ्रेंड्स, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये वन सेल्युलर होते हैं फ्रेंड्स।
इसमें अंतर यही है, जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें अलग से आप हाथ, पैर, नाक, गाल, लेग जो है वो आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। इन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक ही सेल होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं, और लेकिन एक सेल से बने होने के बावजूद, ठीक है ना, ये सभी प्रकार के कामों को यह जो है वो संपादित करते हैं। ये खाना भी खाते हैं, ये श्वसन भी करते हैं, सभी प्रकार के जो काम हैं संपादित होते हैं, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को, जिसके बारे में आपने लास्ट के क्लासेस में अमीबा के बारे में भी आपने जाना था कि किस प्रकार से वह किसी प्रे को, अपना शिकार को वह पकड़ती है, और अमीबा का जो सेल्स होता है वह बिल्कुल अनियमित होता है फ्रेंड्स। उनके सेल का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन जबकि आपको याद रखना है जो जंतु सेल है, जो जंतु कोशिका है ना फ्रेंड्स, उसके सेल्स का एक आकार होता है निश्चित रूप से, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली ही जो सेल कोशिका है उसके आकार को वह निर्धारित किए हुए रहती है, ठीक है ना। जिस तरह से आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, अमीबा में कोई भी आकार जो है वह नियमित नहीं होता है, ना ही पैरामीशियम में। यह बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और जैसा मैंने आपको कहा कि एक कोशिकीय जीव भी अमीबा जैसे भोजन का ग्रहण करता है, पचाता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन, सभी प्रकार के कामों को वह संपादित करता है, एक सेल्स में होने के बावजूद भी। याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर कोशिका की आकृति के बारे में। तो कोशिका की आकृति आप देख पा रहे हैं, कोशिका की जो आकृति है बहुत सारे आकृति की होती है, वह गोल भी होती है, वह लंबवत दंडाकार होती है, पेशीनुमा होती है, ठीक है ना, या फिर लंबी शाखान्वित तंत्रिका जो कोशिका है। आप देख पा रहे हैं हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो शाखाओं में विभाजित है। ये सभी सेल्स है फ्रेंड्स, ये हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इनके आकार को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया है, तो ये विभिन्न आकार वाले दिखाई पड़ते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है ना, याद रखना है। अब हमें जान लेना है कि यह पदार्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं अमीबा जो है वह एक सेल से बना जीव होता है, एक कोशिकीय जीव है, आप सभी को पता है। और लेकिन वह अपनी आकृति को हर समय चेंज करता रहता है, क्योंकि उसकी कोई आकृति जो है वह निश्चित नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन वह उत्सर्जन भी करता है, श्वसन भी करता है, वह उसके शरीर की वृद्धि भी होती है। पदार्थ जो है वह उसका फॉल्स फीट है, ठीक है ना, जिसकी सहायता से वह आगे बढ़ता है या फिर अपने शिकार को वह पकड़ता है, ठीक है ना, जिसके बारे में आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे फ्रेंड्स। अब हमने जान लेना है कि हमारा जो शरीर है वह शरीर में क्या कोशिका मौजूद है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि हमारे शरीर में भी रक्त में WBC, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC जो है वो मौजूद होते हैं, वह एक कोशिका है। यानी साथ में आपको यह बात भी याद रखनी है कि कोशिकाओं का जो जीवन जापन है, जीवन का दिन है, वह निश्चित होता है, ठीक है ना। RBC का कुछ दिन होता है, WBC का कुछ दिन होता है, यह बात आपको याद रखनी है। कोशिका अपने कार्य को करने के पश्चात उनका विघटन हो जाता है, वो टूट जाती हैं, लीवर में, स्प्लीन में वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। और फिर वह कोशिका हमारे शरीर के माध्यम से बाहर उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर भी निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। कोशिका काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। WBC के बारे में आप जाने थे लास्ट के क्लासेस में भी फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब है आपको जान लेना कि आखिर उनका जो कार्य है, कोशिका, जैसे कोशिका सामान्यतः गोलीय, चपटी, ठीक है ना, चपटी, गोल अथवा लंबी होती है, ठीक है ना। बहुत सारे कोशिका हैं जिनमें नुकीले सिरे होते हैं, उनका आकार तुर्क रूप होता है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया फ्रेंड्स, ठीक है ना। लेकिन साथ में आपको जान लेना है कि ये जो नर्वस जो सिस्टम है, जो तंत्रिका वाली जो कोशिका है, जो शाखा वाली कोशिका है, ठीक है ना, जब भी हमें शरीर में कुछ भी चुभता है या हमारे शरीर का कोई अंग भी कट जाता है, तो इनका मेनली जो काम होता है, ठीक है ना, क्या काम होता है फ्रेंड्स, इनका तंत्रिका कोशिका जो काम होता है वह यह होता है कि जो भी समाचार, ठीक है ना, जो भी संदेश है वो तुरंत दिमाग को भेजती है, और दिमाग फिर बॉडी पार्ट्स को यह आदेश देता है कि जल्दी से, अगर कोई अंग में कुछ चुभ गया है तो उसे जल्दी से हाथ के सहारे बाहर निकाल दें, तो हमारा जो दर्द है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। यानी तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरित करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का भी काम करती है,
ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कोशिका के साइज के बारे में, तो फ्रेंड्स कोशिका का जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है, हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है। बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा ये एक ऐसी सेल है जो 0.1 माइक्रोमीटर होती है। आपको याद रखना है सबसे छोटी जो सेल होती है वो यही है, ठीक है ना। और साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि जो सबसे बड़ा जो सेल होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है ना, जो कि 170 होता है, यानी माइक्रोमीटर 170 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें माइक्रोमीटर की तो 1,70,000 माइक्रोमीटर के ये समान है, ठीक है ना, काफी बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सेल जो है, ठीक है ना, वो भी काफी छोटी है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है ना, बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा के बारे में। वो काफी छोटी सेल है जो कि खुली आंखों से नहीं बल्कि आपको सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि कोशिका संरचना और प्रकार के बारे में, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यह बात आपको जानना चाहिए कि आखिर कोशिका जो होती है, कोशिका में काफी सारे पदार्थ जो है, अवयव जो है वो सम्मिलित होते हैं जो निम्नलिखित कामों को संपादन करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कोशिका जो होती है वो कौन कौन से काम को सम्मिलित कर सकती है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जितने भी सारे तंत्र होते हैं, हमारा बॉडी का प्रत्येक जो अलग अलग भाग है, जैसे पाचन की क्रिया होना, श्वांगीकरण होना, शोषण होना, यह हर अंग के अलग अलग कार्य हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। और उदाहरण के लिए अगर दूसरी तरफ देखा जाए, वहीं कि आखिर पादप जो कोशिका होती है उसमें जड़ होते हैं, ठीक है ना, उसमें पत्तियां होती है, उसमें शाखाएं होती हैं, ठीक है ना, वो भी एक विशेष पादप अंग होते हैं जो निम्नलिखित कार्यों का संपादन करती है। यानी मानव शरीर में भी विभिन्न अंग जो है कार्यों का संपादन करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पादप के भी जो अंग है वो विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। लेकिन आपको यह बात याद रखनी है कि आखिर कोशिकाओं जो होती हैं, जब कोशिका शुरुआत में यानी सबसे पहले जो कोशिका का स्ट्रक्चर्स के साथ अगर कोशिका देखा जाए, तो कोशिका में मुख्यतः तीन चीज जो है वो शामिल होती है, ध्यान देना है, ठीक है ना। जो कि कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है ना, उसके अंदर का द्रव्य होता है, और अंदर में एक तैयार होता है केंद्रक, जिसे हम कोशिका का ब्रेन कहते हैं। याद रखना है, ये कोशिका जो केंद्रक होती है कोशिका का, यह सभी कामों का समन्वय करती है, सभी कामों को करने के लिए आदेश देती है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर ऊतक क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं ऊतक जब भी कोई भी अंग, ठीक है ना, बहुत सारे सेल्स से बनते हैं। आप सभी जानते हैं प्रत्येक अंग जो है वो छोटे छोटे सेल्स से ही बनता है। तो अब सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ सम्मिलित रूप में वह ऊतक यानी टिश्यूज का निर्माण करते हैं, जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है ना। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार्य को करता है। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और ऊतक जो होते हैं वो कोशिकाओं से ही बने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें जान लेना है कोशिका के डिफरेंट भाग के बारे में। जैसा मैंने कहा कि कोशिका में बहुत सारे घटक जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसमें से पहला भाग है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है फ्रेंड्स? तो कोशिका को एक आवरण देकर रखती है ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक ऐसा आवरण है जो कोशिका को एक निर्दिष्ट शेप देती है, आकार देती है, ताकि कोशिका का एक निर्दिष्ट आकार जो है वो बना रहे, ठीक है ना। अब है आपको जान लेना कि आखिर कोशिका में, जैसा मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि कोशिका का जो मूल घटक वो क्या है, वह है कोशिका झिल्ली, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। कोशिका द्रव्य, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और केंद्रक, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, केंद्र, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये निम्नलिखित रूप से तीन मूल घटक हैं जो किसी कोशिका में उपस्थित होते हैं। अब है आपको जान लेना कि आखिर ये कोशिका द्रव्य एवं कोशिका केंद्रक झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका द्रव्य कहां मौजूद होता है फ्रेंड्स? तो कोशिका द्रव्य केंद्रक जो होता है ना, और कोशिका झिल्ली के बीच में यह मौजूद होता है। यानी एक सेल्स में अगर केंद्रक मौजूद है, ठीक है ना, एक सेल्स में अगर केंद्रक मौजूद है तो ये कोशिका द्रव्य क्या हुआ, ये हुआ केंद्रक, और ये कोशिका
झिल्ली के बीच में मौजूद होता है क्या? कोशिका द्रव्य। याद रखना है, इसके बीच में मौजूद होता है ये कोशिका द्रव्य। ये लिक्विड जैसा जेली नुमा स्ट्रक्चर है जो कि विभिन्न प्रकार के पोषण जो है ना, पोषक पदार्थों के आदान प्रदान में ये सहायता करते हैं और इसमें ही विभिन्न प्रकार के घटक जो हैं वो सभी मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है वो सरंध्र होती है, आपको साथ में यह बात भी याद रखनी है। ठीक है ना, ये सरंध्र नुमा ये प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो द्विस्तरीय होता है। ठीक है ना, याद रखना है आपको, जो कि प्रोटीन का बना होता है। ठीक है ना, और सरंध्र होता है, पदार्थों के आवागमन में ये काफी सहायता करता है ये कोशिका झिल्ली। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स अब आपको जान लेना है कि आखिर कोशिका झिल्ली आखिर किस प्रकार जो है वो परिबद्ध होती है। तो फ्रेंड्स, यह कोशिका किसी भी कोशिका में या कोशिका को आकार प्रदान करने के लिए ये बनी होती है। अब प्याज की कोशिकाओं की जो सीमा होती है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा आबद्ध होती है, परिबद्ध होती है। ठीक है ना, अब है आपको जान लेना कि आखिर कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका झिल्ली भी एक आवरण से ढकी होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी सबसे बाहर वाला भाग कोशिका भित्ति होता है, उसके अंदर का भाग कोशिका झिल्ली होता है। यानी कोशिका झिल्ली को एक आवरण ढककर रखती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है ना, कोशिका के केंद्र में घनी गोलाकार संरचनाएं होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, प्याज का जो उदाहरण आप देख पा रहे हैं इसमें केंद्रक यही है, जो इसका दिमाग है, जो इसका ब्रेन है सेल्स का। ठीक है ना, वो ये समन्वय करती है, वह यह बात जानती है कि कब उस सेल्स में कौन से पदार्थ आने चाहिए, कौन से पदार्थ बाहर निकाल देने चाहिए सेल्स से, यानी कोशिका से। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। और बिल्कुल ऐसा जो है पाया जाता है प्याज में, आपको दिखने से मिलेगा। अगर आप प्याज को उसके किसी आवरण का अगर आप सूक्ष्मदर्शी द्वारा जूम करके आप उसे देखते हैं तो आपको जरूर ऐसी ही संरचना प्याज के दिखाई देगी। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। ठीक है ना, अब आपको जान लेना है फ्रेंड्स कि आखिर कोशिका द्रव्य क्या होता है। फ्रेंड्स, तो कोशिका द्रव्य केंद्रक, जैसा मैंने कहा, ठीक है ना, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद एक द्रव्य होता है कोशिका द्रव्य, जिसमें काफी सारे स्ट्रक्चर्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर गोल्गी बॉडी से लेकर राइबोसोम से लेकर सभी संरचनाएं जो है वो मौजूद होती है इसी कोशिका द्रव्य में, जिनका अपना अलग अलग काम होता है। अब आपको जान लेना है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो आखिर किसमें होती है। तो याद रखना है आपको फ्रेंड्स, कोशिका भित्ति जो होती है ये पादप कोशिका में होती है। यानी पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना है। अब इसका काम क्या है फ्रेंड्स, तो पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इसीलिए इसमें एक संरचना पाई जाती है जो कि कोशिका भित्ति कहलाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि आखिर कोशिका जो द्रव्य होता है, जैसा मैंने कहा, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच वाला जो भाग है, ठीक है ना, मनुष्य की ये गाल की कोशिकाएं हैं जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मनुष्य के गाल में भी ऐसी कोशिकाएं होती है। कोशिका से किसी भी बड़े शरीर का जो गठन होता है वो कोशिका के विभाजन के बाद ही होता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका का विभाजन, ठीक है ना, फिर एक कोशिका से फिर एक कोशिका का विभाजन, यानी कोशिका विभाजित होती रहती है और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं अंगों को। ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। अब हमें जान लेना है कि कोशिका द्रव्य के बारे में कुछ बातें। यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है फ्रेंड्स। जैसा मैंने कहा, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाने वाला द्रव्य होता है। ठीक है ना, कोशिका के अन्य संगठक जैसे कोशिकांग हम कह रहे हैं इसी कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, गोल्गी काय, राइबोसोम्स, ये सभी जो होते हैं ये पाए जाते हैं कोशिकांग में, यानी कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। जहां माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है
किसी भी सेल का शक्ति घर, ठीक है ना, बिजली घर। यह बिजली को यानी ऊर्जा को यह प्रोवाइड करवाता है। कहां पर? सेल्स के विभिन्न भागों पर। वो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा जगह है जिससे कोशिका को काम करने के लिए शक्ति मिलती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गोल्गी का जो होता है वो प्रोटीन का काफी संश्लेषक है और जरूरत के अनुसार प्रोटीन को आदान और प्रदान करने का काम जो है ये गोल्गी कॉय करता है। ठीक है ना, ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। सजीव कोशिका या किसी भी सेल्स कोशिका का, सजीवों के कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है या केंद्रक। जैसा मैंने कहा, इसे हम किसी भी कोशिका का दिमाग कह रहे हैं, मस्तिष्क कह रहे हैं। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के बीच में स्थित होता है। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है ना। केंद्रक भी एक झिल्ली, एक आवरण के द्वारा ढकी हुई होती है, जिससे केंद्रक के अपने अंदर के जो द्रव्य होते हैं वो कोशिका द्रव्य से ना मिल पाए, कोई भी रासायनिक द्रव्य आवागमन ना कर पाए, उससे यह सेफ करके रखता है, सुरक्षित बना के रखता है। केंद्रक को कौन करके रखता है? केंद्रक झिल्ली, यानी केंद्रक को भी घेर कर रखने वाला एक झिल्ली है जिसे हम कह रहे हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है ना, याद रखना है। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। किस समय किसी पदार्थ का आवागमन होना चाहिए यह नियंत्रित करती है केंद्रक झिल्ली, और साथ में केंद्रक के आकार को भी यह नियंत्रित करके रखती है काफी अच्छे से। अब आपको जान लेना है कि न्यूक्लियस जो आखिर क्या होता है या फिर केंद्रिका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, उच्च आवर्धन वाले जो जितने भी सारे मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे अगर देखा जाए तो केंद्र के बीच में बहुत ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो न्यूक्लियस जो होता है वह धागे के समान जो है वो संरचनाएं होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर अगर देखा जाए तो केंद्रक के अंदर जनरली धागे नुमा स्ट्रक्चर्स जैसी संरचनाएं होती है जिसे हम क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र कहते हैं। इस गुणसूत्र का आखिर क्या काम होता है? जो कि गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर है, उसका काम क्या होता है? यह जीन के धारक है, याद रखना है। यानी आनुवंशिक जो गुण है, जो आपके पेरेंट सेल्स हैं, जो कि मदर सेल्स है, ठीक है ना, याद रखना है। जो भी माता और पिता के जो सेल्स हैं उनसे जो गुण ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, वह गुणसूत्र के द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा होते हैं। यह क्रोमोसोम, यह गुणसूत्र केंद्रक के अंदर मौजूद होता है। ठीक है ना, यह जीन के धारक है और आनुवंशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से आगे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए, अगर किसी भी चिल्ड्रन का अगर आंख का अगर आप देखेंगे कलर अगर भूरा है तो हो सकता है उसके मम्मी या पापा के आंख का जो कलर है वह भूरा ही होगा। याद रखना है, यही जीन का ट्रांसफॉर्मेशन है कि जीन आखिर गुणसूत्र जो है वह उस बच्चे तक, यानी वह जो सेल का जो जन्म हुआ था उसमें जो क्रोमोसोम्स थे उसके उस गुण को पेरेंट सेल से लेकर आए थे। याद रखना है आपको इन बातों को। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमें एग्जाम्पल के रूप में गुणसूत्र को अगर हम समझे, जीन को अगर समझने की कोशिश करें तो जीन सजीवों में आनुवंशिक इकाई है या जनक से संतति की आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण को नियंत्रित करते हैं। याद रखना है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया फ्रेंड्स। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोट्स, आखिर हम किसे कहते हैं? जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। याद रखना है, जीवाणु, ठीक है ना, वह भी सिंगल सेल्ड होते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। केंद्रक वाला जो झिल्ली है जो केंद्रक को घेर के रखता है वो उसमें नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए ऐसे कोशिकाओं को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, ठीक है ना, केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, उसे हमें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यानी जीवाणु में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं।
ठीक है ना। और जीव प्रकार और जो जितने भी सारे जीव हैं उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, यानी जीवाणु, नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो फ्रेंड्स, जितने भी सारे सेल्स है उसमें जो भी जितने भी सारे केंद्रक पाए जाते हैं वो अगर सुसंगठित रूप में अगर है केंद्रक झिल्ली के साथ, तो हम उस सेल को कह रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना, यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए तो प्याज की झिल्ली, गाल की कोशिकाओं जैसी संरचना में झिल्ली सुसंगठित केंद्रक जो है वो पाया जाता है, जिसे हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ऐसी कोशिका वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। जो कई बार आपको ऐसा सवाल आपको एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है। यहां पर जो डिफरेंस है वो केंद्रक के साथ है। केंद्रक का सुसंगठित होना ही प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है, वहीं केंद्रक जहां पर सुसंगठित अच्छे रूप से तैयार नहीं होता है, ठीक है ना, अगर अच्छे से तैयार होता है तो उसे हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। अगर अच्छे से तैयार नहीं होता है केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के द्वारा, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कह रहे हैं। जैसे जीवाणु की जो कोशिका होती है, किसी भी बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही उदाहरण है, ठीक है ना। इसे हमें खाली आंखों से यह दिखाई नहीं देंगे फ्रेंड्स। मैंने आपको बार बार बताया, कोशिका को देखने के लिए हमें काफी पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास और या फिर सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होगी। अब आपको जान लेना है कि आखिर रिक्तिका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक खाली स्थान जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना, वो जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, यह कोशिका द्रव्य के बीच में ही उपस्थित होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको साथ में यह बात भी याद रखनी है कि यह पादप कोशिका में काफी बड़े बड़े रूप में ये दिखाई देते हैं रिक्तिका। वही जंतु कोशिका में ये काफी छोटे दिखाई देते हैं और ना के बराबर भी मौजूद होते हैं, यानी मौजूद नहीं भी होते हैं और अगर होते भी हैं तो काफी छोटे होते हैं। इसमें भी एक जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर बड़ी जो रिक्तिकाएं हैं, जैसा मैंने कहा, वो आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतुओं में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं, याद रखना है फ्रेंड्स। अब आपको जान लेना है कुछ बातें प्लास्टिड्स के बारे में, ठीक है ना, और क्लोरोफिल के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्लास्टिड्स जो होते हैं ये पादप के सेल्स में पाई जाती हैं, ठीक है ना, और यह प्लास्टिड्स एक लवक होता है, जिसके कारण से किसी भी फल, फूल, पत्तियों का जो रंग होता है वो अलग रूप से दिखाई देता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि आखिर ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है ना, यह कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होता है, जिसके कारण से हरे रंग का जो प्लास्टिड्स होता है, ठीक है ना, वह उसके कारण से ही क्लोरोफिल, याद रखना है आपको, वो क्लोरोफिल जो है वो हरा दिखाई देता है, ठीक है ना। ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ये प्लास्टिड्स जनरली जो होते हैं वो पादप सेल्स में ही कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। प्लास्टिड्स हमें हमारे इस ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी अन्य प्राणी के शरीर में उपस्थित नहीं होते हैं, याद रखना है आपको इन बातों को। और यह विभिन्न रंगों का भी होता है, जैसा मैंने कहा, जिसके कारण से फूलों का कलर, फलों का कलर, पत्तियों का कलर अलग अलग डिफरेंट रूप से होता है, हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर इन दोनों में जो अंतर है, ड्राइंग के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, आपके बुक में भी काफी अच्छे से समझाया गया है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका में जो अंतर है आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, दोनों में ही कोशिका झिल्ली जो है वह तो मौजूद होती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। आप देख पा रहे हैं ये वाला जो वैकेंट जो जगह है खाली, यह रिक्तिका होता है, जो कि दोनों में ही मौजूद है। लेकिन वहीं देखा जाए जंतु कोशिका में काफी छोटे हैं या फिर ना के बराबर है, लेकिन केंद्रक जो है वो दोनों में ही मौजूद होता है, जो कि कोशिका का दिमाग कहलाता है। और कोशिका द्रव्य भी दोनों में ही मौजूद होते हैं। और प्लास्टिड जो है सिर्फ सिर्फ पादप कोशिका में ही मौजूद होते हैं, जिसके कारण से, प्लास्टिड के कारण से क्या होता है, विभिन्न रंग के जो पदार्थ हैं हमें दिखाई देते हैं पेड़ पौधे में। जैसे फूलों का कुछ और रंग है, पत्तियों का रंग और है, फलों का रंग कुछ और होता है। ये प्लास्टिड्स के ही कारण होते हैं, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है फ्रेंड्स कि आखिर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट की ही उपस्थिति के कारण और हरित लवक आखिर क्या होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की ही उपस्थिति के कारण जो पत्तियों का जो रंग है या फिर पेड़ पौधे का वह रंग जो कि हरा होता है, वो क्लोरोप्लास्ट की ही उपस्थिति के कारण पॉसिबल होता है। यह बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर ये क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है। तो यही पत्तियों में हरे रंग के रूप में उपस्थित होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करने का जो काम है यह क्लोरोप्लास्ट ही करता है।
अब है पादप और जंतु कोशिका की तुलना। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि आखिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बहुत सारी अंतर हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, पिक्चर्स में मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। अब है दोनों में से बहुत ऐसे घटक जो हैं जो कि किसी में उपस्थित होते हैं तो किसी में अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। तो यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। ये अब हम लोग फटाफट से देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, निम्न कथन सत्य टी है अथवा असत्य एफ, ठीक है ना। मतलब आपको कुछ कथन दिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो आपको बताना है कि आखिर वह कथन जो है वो आखिर ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर सत्य रहेगा तो हम ट्रू लिखेंगे और अगर असत्य रहेगा तो हम लोग फॉल्स लिखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं नंबर क में हमसे क्या पूछा गया है। एक कोशिकीय जीव ने एक ही कोशिका होती है, ठीक है ना। यानी एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है फ्रेंड्स। तो याद रखना है आपको, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। अगर आपको कहा जा रहा है कि एक कोशिकीय कोई प्राणी है तो इसका मतलब हुआ कि उसमें एक ही कोश और एक ही सेल मौजूद है, ठीक है ना। यानी ये जो बात होगा बिल्कुल आपका ट्रू होगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया ट्रू। नंबर ख में बढ़ेंगे, देख लेंगे पेशी कोशिका शाखान्वित होती है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पेशी की जो कोशिकाएं होती हैं क्या वो शाखान्वित होती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, पेशी की जो कोशिकाएं होती हैं वो शाखान्वित नहीं होती है, वो एक गुच्छे में होती है, ठीक है ना, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो यानी ये वाला जो बात हो गया ये फॉल्स हो गया है, ठीक है। यानी आप लिखेंगे एफ, असत्य हो गया है। और आगे बढ़ेंगे नंबर ग की तरफ, देख लेंगे अगला में हमसे क्या पूछा गया है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, क्या ये बात सही है। तो फ्रेंड्स किसी जीव की मूल संरचना जो है वो अंग नहीं है। किसी भी जीव की जो मूल संरचना है वह है कोशिका, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बार बार बताया। तो फ्रेंड्स ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये असत्य है, याद रखना आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि आखिर लास्ट वन में हमसे क्या पूछा गया है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, क्या यह बात सही है। तो फ्रेंड्स यह बात बिल्कुल भी सही है कि अमीबा की जो आकृति होती है, जो शेप होता है वह अनियमित यानी इरेगुलर होती है। वो कभी भी किसी भी समय वो अलग अलग रूप में फॉर्म्स में वह अपना बॉडी का शेप जो है वो तैयार कर लेती है, ठीक है ना। यानी ये वाला जो बात है कि अमीबा की आकृति अनियमित होती है, यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है वह भी आपको बताने हैं। यानी मानव तंत्रिका जो कोशिका है उसके बारे में आपको एक रेखा चित्र बनाना है, साथ में उसका नामकरण भी करनी है और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है, क्या काम है, क्या वर्क है, क्या उनका कार्य है, उसके बारे में आपको थोड़ा बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप उत्तर के रूप में लिखेंगे फ्रेंड्स कि तंत्रिका कोशिका संदेशों को प्राप्त करती है। हमारे बॉडी में जो तंत्रिका कोशिका है पूरे हमारे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है ना। यानी जब भी हमें कोई भी चीज से हमारा बॉडी अगर कट जाता है या फिर कोई भी सुई जैसी चीज हमारे शरीर में चुभ जाती है तो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ये संदेश जो है वो ब्रेन तक यानी मस्तिष्क तक पहुंचता है, याद रखना आपको इन बातों को, और स्थानांतरित करती है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों के काम को नियंत्रित करने और समन्वय करने में मदद मिलती है। ये इसका काम है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यानी ये क्या करती है, संदेशों को ये प्राप्त करती है और फिर उसे स्थानांतरित करती है, ठीक है ना। शरीर के विभिन्न भागों के काम को नियंत्रण करने में भी, समन्वय करने में भी यह मदद मिलती है। यानी जैसे ही इसे ऐसा महसूस होता है कि शरीर के किसी अंग में कुछ चुभ गया है तो मस्तिष्क को तुरंत यह खबर या संदेश भेजती है और संग ही संग तुरंत ही मस्तिष्क अपने हाथों को वो ऑर्डर देता है कि जल्दी से उस चीज को हमारे उस बॉडी में पार्ट्स में जहां पर वह चुभ गए हैं वहां से उसे बाहर निकाला जाए, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन काम को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आप देख लेंगे कि इनका जो चित्र है वो आपको किस तरह से बनाना है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। कोशिका का जो काय है वो आपको बनाया गया है, आप देख पा रहे हैं। यहां पर केंद्रक भी मौजूद है, यहां पर ध्रुमिका भी मौजूद है, तंत्रिकाक्ष मौजूद है, तंत्रिका का अंतिम सिरा मौजूद है। ये नर्वस सिस्टम जो होते हैं उनका ही एक
जो सेल है, ठीक है ना, उनकी कोशिका जो है उनका चित्रण आपको बताया गया है और ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। यह बात आपको याद रखनी है, काफी अच्छे से आपको ड्राइंग को बना देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। अब देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 3, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। आपको कुछ राइट शॉर्ट नोट्स जैसे जो बातें हैं, कुछ बातें टिप्पणी जो है उनको आपको लिखनी है, ठीक है ना, उस टॉपिक पर। तो वो टॉपिक क्या है, चलिए देख ले रहे हैं। नंबर कॉ में है कोशिका द्रव्य के बारे में और कोशिका का केंद्रक के बारे में कि आखिर आपको इस चैप्टर्स द्वारा पढ़ के आपको क्या समझ में आया, आपको इन दोनों टॉपिकों पर लिखना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नंबर कॉ पर चलेंगे, कोशिका द्रव्य पर, और देख लेंगे कि हमें आखिर कौन सी बातों को लिखना है, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य आप हेडिंग देंगे उत्तर्स में और देन आपको लिखना है कि केंद्रक, ठीक है ना, और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य जो है वो कहलाता है। जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स वीडियोस में भी बताया, कोशिका के अन्य संगठक जो हैं अथवा कोशिकांग जैसे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है, गोल्गी मौजूद होते हैं इत्यादि कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यानी कोशिका द्रव्य जो है उसमें काफी सारे संगठक जो है वो उसमें मौजूद होते हैं, राइबोसोम से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर गोल्गी काई, ये सभी जो है उस कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं फ्रेंड्स। और यह कोशिका अंगों के बीच पदार्थों का विनिमय और भंडारण करने में मदद करती है। ये एक जेली जैसा द्रव्य है फ्रेंड्स, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य यानी ये जो है वो केंद्रक और जो कोशिका झिल्ली है उनके बीच ये मौजूद होती है। उसमें काफी सारे संगठक जो है वो मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर राइबोसोम से लेकर गोल्गी से लेकर, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। और पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है ना वो इन्हीं जेली स्ट्रक्चर से होता है, यानी कोशिका द्रव्य के हेल्प से, सहायता से ही होता है। और भंडारण करने यानी स्टोरेज करने में भी यह काफी मदद करती है, याद रखना है, ठीक है ना। अधिकांश उपापचयी जो गतिविधियां कोशिका द्रव्य के अंदर होती है, यानी इसी के अंदर, ठीक है ना, ज्यादातर जो कोशिका सेल्स की जो जो भी काम है वो इसी के अंदर जो है वो संपन्न होती है। लेकिन याद आपको रखना है ये बात कि सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम जो है वो केंद्रक करता है, याद रखना आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे नंबर ख में आखिर जो बताया गया है वो आखिर क्या है। आप चित्र जो है आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। कोशिका संरचना और प्रकार के जो काम है वो आपको एक बना देने हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह कोशिका भित्ति है और कहां पर है कोशिका झिल्ली, दोनों परतों के बीच गैप है, आप देख पा रहे हैं। यानी कोशिका झिल्ली को ढकी हुई है कोशिका भित्ति, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में फ्रेंड्स, ठीक है ना। और ये हरित लवक प्लास्टिड्स जो है वो किस तरह से होते हैं, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। ये पादप कोशिका है फ्रेंड्स, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पादप कोशिका है ये दोनों, ठीक है ना। जहां पर आपको कोशिका भित्ति दिखाई देती है, कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति दिखाई देती है, वह जो कोशिका होती है वह पादप की होती है, ना कि जंतु की होती है। याद रखना है आपको इन बातों को। और पादप कोशिका जो होती है उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होता है और रिक्तिका उनके बीच जो है वो मौजूद होती है। ये जो स्पेस होता है ना फ्रेंड्स, ये ब्लैंक होता है, बिल्कुल शून्य होता है। और कोशिका झिल्ली मौजूद होती है, कोशिका झिल्ली और जो कि पादप कोशिका में मौजूद होती है और जंतु कोशिका में भी मौजूद होती है, ठीक है ना, याद रखना है। और रिक्तिका जो है इनके बीच में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन पादप कोशिका में जो रिक्तिका का जगह है वो काफी बड़ा होता है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी। और केंद्रक दोनों में ही मौजूद होती है। केंद्रक यानी मस्तिष्क, किसी भी सेल का केंद्रक जो होता है वो उसका मस्तिष्क होता है, याद रखना है, ठीक है ना। और कोशिका द्रव्य जो है वो दोनों में ही मौजूद होते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही विभिन्न पदार्थों का जो आदान प्रदान है वो कोशिका द्रव्य से ही होता है। काफी पोषण युक्त पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। ये रहे डिफरेंस पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच, आप देख पा रहे पिक्चर्स में भी काफी अच्छे से आपको बताया गया है। अगर आपको ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका से संबंधित, तो आपको ड्राइंग के सहारे वो बताना है, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, कोशिका का केंद्रक के बारे में हम लोग जान लेंगे कि आखिर इसके बारे में हमें कौन सी बातें लिखनी है। तो फ्रेंड्स आपको लिखना है, यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। यह जीवित कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है, याद रखना है। इसे सूक्ष्मदर्शी की मदद से आसानी से चिन्हित और देखा भी जा सकता है।
केंद्रक कोशिका द्रव्य से झिल्ली द्वारा अलग रहता है। यानी केंद्रक जो है वो कोशिका के द्रव्य से किस प्रकार अलग रहता है, यानी केंद्रक जो होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से सेपरेट होता है, ठीक है ना, जो भी कोशिका के द्रव्य हैं। और यह जो है वह इस काम को कदर को संपन्न करती है कि कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी रासायनिक द्रव्य हैं, वो कोशिका के केंद्रक के अंदर ना पहुंच पाए। इसीलिए जो कोशिका की जो केंद्रक की जो झिल्ली है, इस पर एक महत्वपूर्ण वो काम करती है। याद रखना आपको इन बातों को, जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक को जो झिल्ली यानी आवरण, केंद्रक को ढक कर रखने वाला जो आवरण होता है वह केंद्रक झिल्ली कहलाता है अथवा केंद्रावरण कहलाता है। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को वह नियंत्रित करती है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है। कहां पर? ये केंद्रक को अगर आप माइक्रोस्कोप के सहारे अगर जूम करके देखें तो केंद्रक के अंदर भी एक संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको। और इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान जो है वो संरचनाएं होती हैं, जो कि क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र होते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। और किसी गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम के सहारे ही किसी भी मनुष्य का जो कैरेक्टर है, वो व्यक्तित्व है, वह उसी के सहारे जो है वह निर्णय होता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। यह जीन के धारक होते हैं तथा अनुवांशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अलग पीढ़ी में स्थानांतरित भी यही करते हैं, गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम्स। याद रखना है। इसीलिए आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो काफी फ्रैंकली हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो काफी चिड़चिड़े होते हैं। मेन जो कारण है, रीजन है, वो गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम्स के कारण ऐसा होता है। या फिर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं आपके जिनके आंखों के रंग उनके माता पिता के आंखों के रंगों के बराबर होती है, यानी जो है बिल्कुल अलग होती है। थोड़ा ध्यान देना है। नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। देख लेंगे प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं वो आपको बताना है कि आखिर कोशिका के किस भाग में कोशिकांग माने कोशिका में उपस्थित जो अंग है वो कहां पर पाए जाते हैं। तो वह होगा कहां पर, आप सभी जानते हैं, कोशिका के अंदर जो होते हैं। एक कोशिकांग क्या होता है? एक सेल के अंदर जिलेटिनस द्रव्य में विभिन्न अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, गोल्गी काय मौजूद होती है, राइबोसोम्स इत्यादि जो है वो मौजूद होते हैं। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो उसके कोशिका के अंदर की तरफ, ठीक है ना, सेल के अंदर की तरफ जो जेलिंग नुमा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ही कोशिकांग जो है वो उपस्थित होते हैं और विभिन्न पदार्थों का समन्वय करते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। देख लेंगे प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 आप देख पा रहे हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उसमें 3 अंतर आपको लिखना है, ठीक है ना। पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका क्या है, उनके बीच आपको अंतर लिखना है, वो भी 3। लेकिन शर्त यह है कि आपको रेखा चित्र भी बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक बना लेनी है, आप देख पा रहे हैं, जहां पर आपको भाग लिखना है एक तरफ, ठीक है ना, एक कॉलम के जैसा बना लेना है, भाग, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है ना, ये आपको लिखने हैं। देन आपको नंबर 1 पॉइंट में लिखना है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में मौजूद होती है, आपको लिखना है, और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्र पिंड भाग है जो कि पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिका में मौजूद और कोशिका विभाजन में मदद करता है, याद रखना है, ठीक है ना। नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे पॉइंट की तरफ। तो अब लिखेंगे प्लास्टिड जो होती है वो उसमें मौजूद होती हैं। किसमें प्लास्टिड मौजूद होती है? तो वो पादप कोशिका में मौजूद होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में यह प्लास्टिड्स का कोई काम नहीं होता है, इसलिए यह अनुपस्थित होती हैं, याद रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, रिक्तिका जो होती है वो दोनों में ही मौजूद होते हैं, लेकिन पादप कोशिका में रिक्तिका की जो जगह होती है वह बड़ा होता है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। और छोटी रिक्तिका जो मौजूद होते हैं या वे अनुपस्थित होती है वो जंतु कोशिका में। याद रखना है आपको इन बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। और साथ में आपको ड्राइंग जो है वो भी बना देने हैं, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही ड्राइंग के बारे में बताया था, कोशिका झिल्ली, क्योंकि बहुत ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको ड्राइंग करने के लिए कहा जाता है, तो आपको बना देने काफी अच्छे से ड्राइंग फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप देख पा रहे पिक्चर्स में भी किसी तरह से कोशिका झिल्ली बनाई गई है, कौन सा कोशिका भित्ति है, रिक्तिका जो है वो कौन सा स्थान है, ठीक है, केंद्रक वाला स्थान जिसे हम सेल का जो मस्तिष्क हम कह रहे हैं वो दोनों में ही मौजूद होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और साथ में कोशिका द्रव्य, ठीक है ना, और प्लास्टिड्स जो होते हैं वो
पादप कोशिका में मौजूद होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में किसी तरह का प्लास्टिड्स जो है वो मौजूद नहीं होता है। याद रखना है आपको इन बातों को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में अंतर क्या है वो आपको बताने हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यूकैरियोट्स आपको हेडिंग देनी है और आपको लिखना है कि ऐसी कोशिका जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। याद रखना है यूकैरियोट्स में, ठीक है ना, केंद्रक का जो जगह होता है, जो प्लेस होता है, काफी अच्छे से होता है और सुसंगठित होता है, ठीक है ना। और यूकैरियोट्स कोशिकाएं वो कहलाती हैं, इस प्रकार की कोशिका वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए तो प्याज की कोशिकाएं और गाल की, यानी हमारे इस गाल की जो कोशिका है, आप जान रहे हैं हमारे जो गाल है ना, वह गाल की कोशिका आखिर इस तरह की कोशिका के अंतर्गत आती है। याद रखना आपको फ्रेंड्स। और नंबर 2 हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स के बारे में हम लोग लिखेंगे कि आखिर ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, यानी केंद्रक जो है वो झिल्ली उसमें मौजूद नहीं होती है, यानी पृथक केंद्रक आप जो है उस तरह का कोई स्ट्रक्चर्स जो है आप नहीं देख पाएंगे, उसमें कोई झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होती है। याद रखना है आपको, ठीक है ना। जिसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे हम कह रहे हैं। इस प्रकार की कोशिका वाले जो जीव है उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उदाहरण के रूप में जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो, उनमें इस तरह की जो कोशिकाएं हैं, जो केंद्रक हैं, वह देखने को मिलती हैं। याद रखना आपको फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए। प्रश्न नंबर 7, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं, उनका कार्य आपको बताना है। कोशिका में क्रोमोसोम्स कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है गुणसूत्र, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स क्रोमोसोम्स और गुणसूत्र जो है वो एक ही होते हैं। वो कहां पर पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये कोशिका के सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। याद रखना है, जो कि केंद्रक के अंदर जनरली वो मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और वही निर्धारण करते हैं जो आने वाली पीढ़ी, ठीक है ना, आने वाला जो पीढ़ी है वो उनका कैरेक्टर कैसा होगा, वो कैसे बनेंगे, ठीक है ना, उनका शरीर का आकार कैसा होगा, ये क्रोमोसोम्स ही ये निर्णय करते हैं। याद रखना आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस सवाल के उत्तर में आपको लिखना है कि गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं या जीन के धारक होते हैं, ठीक है ना। जीन ही निश्चय करता है कि आखिर वह जो तैयार होने वाला जो भी कोशिका है वो आखिर किस स्ट्रक्चर का होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। याद रखना है, ठीक है ना, जीन याद रखना है। तथा आनुवांशिक गुण यानी जो भी गुण उनके पेरेंट सेल से मिली है उसे, ठीक है ना, उनके पेरेंट सेल से मिली है, तो वह जो गुण है वो आने वाली पीढ़ी में किस तरह से स्थानांतरित होगा या कौन सा गुण उसका होगा, वह निर्णय करता है यह जीन। याद रखना है, ठीक है ना। तथा लक्षणों के जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी ऐसा दोस्त आपका होगा जिसकी आंखें जो है वो भूरी हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके माता या पिता के किसी की आंखें भूरी है, इसके कारण से उसके जो पुत्र हैं, उनकी जो संतान है, उनकी आंखें भी भूरी होती हैं। यही जो गुण है ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है इस जीन के जरिए, इस क्रोमोसोम के जरिए। याद रखना है आपको फ्रेंड्स इस बातों को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 आप देख पा रहे हैं, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ये समझाना है आपको। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताया कि सजीवा में आखिर कोशिका जो होती है वो मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है, यानी हर जितने भी सारे सजीव हैं उनका जो जन्म होता है वह एक कोशिका से ही होता है और उसी कोशिका का विभाजन के फलस्वरूप तैयार होते हैं बहुकोशिकीय जीव। याद रखना है आपको इन बातों को, तो उनके ही बारे में आपको बताना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको लिखना है कि दोनों, एक इमारत में ईंटें और दूसरा जीवित जीवों में कोशिकाएं मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जीव अस्तित्व के लिए सभी मूलभूत कार्य कोशिका के अंदर होते हैं, जैसा कि ईंटें एक इमारत बनाने के लिए एकत्र की जाती है, कोशिकाएं हर जीव के शरीर को बनाने के लिए एकत्र होती है, ठीक है ना। याद रखना है बहुत सारी कोशिकाओं, यहां पर एक कोशिका और एक कोशिका
कोशिका का विभाजन होता है, तैयार होती है बहुत सारी कोशिकाएं, ठीक है ना, और उनके विभाजन से ही तैयार होता है किसी एक चीज का शरीर, ठीक है ना, याद रखना है। लेकिन बहुत सारी कोशिकाओं का जो सम्मिलित होती है वो कोशिका बनाती हैं ऊतक को, याद रखना है, ऊतक को बनाती है, और बहुत सारे ऊतक जो निर्माण करते हैं वो निर्माण करते हैं किसी अंग का, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो कोशिका का एक समूह एक ऊतक बनाता है जो विशिष्ट कार्य को संपन्न करता है। ऊतक का एक समूह एक अंग निर्मित करता है। जैसा मैंने आपको कहा, बहुत सारे सेल्स मिलकर हमारे ऊतक बनाते हैं बॉडी के, ठीक है ना, टिश्यूज को क्रिएट करते हैं, ऊतक को बनाते हैं, और उन्हीं ऊतक से क्रिएट होता है अंग, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, गला, जितने भी सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो ऊतक से ही बने हैं, और वह ऊतक बना हुआ है सेल से, कोशिका से, याद रखना आपको इन बातों को फ्रेंड्स। उसी तरह से अंगों का एक समूह एक जीव का निर्माण करता है। यही कारण है कि जीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहलाती है, यानी कोशिकाएं ही किसी भी सजीव के शरीर की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में हम कोशिका को ही जानते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं, साथ में आपको पिक्चर्स भी आप बता सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर के रूप में, ठीक है ना, ताकि जो है यह भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपको पूरी तरह से बात जो है वो समझ में आई है, ठीक है ना। ये ईंटों की दीवार है जिससे बड़े मकान या बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, और ये है प्याज की झिल्ली जिससे पूरा प्याज का निर्माण होता है। देख पा रहे हैं आप, यही किसी भी चीज के, ठीक है ना, किसी भी सजीव के शरीर का जो निर्माण होता है वह कोशिका से ही होता है। आपको इस पिक्चर्स के द्वारा भी बता देने हैं अपने उत्तर शीट्स में, ठीक है ना, आंसर शीट्स में। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट तथा हरित लवक केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाए जाते हैं, क्यों नहीं ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, क्या कारण है वो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए इस सवाल का उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से हमें देनी है। क्लोरोप्लास्ट पौधे की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हरा रंजक उपस्थित होता है, याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट में क्या उपस्थित होता है, हरा रंजक, ठीक है ना, जिससे क्लोरोफिल हम कहते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। क्लोरोफिल कोशिका ऊर्जा का संग्रह करता है और इसका उपयोग पौधे अपने भोजन को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। यानी क्लोरोफिल में ही मौजूद होता है क्या, हरा रंग का क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट के ही कारण क्लोरोफिल का जो कलर है वो हरा होता है, ये रंजक है, ये एक पिगमेंट है, याद रखना है। और हमारे शरीर में किसी भी तरह का क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद नहीं होता है, नहीं तो हम भी हरे रंग के दिखाई देते, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। तो हमारे शरीर में किसी भी तरह का प्लास्टिड्स जो है वो मौजूद नहीं है, ना ही ल्यूकोप्लास्ट ना ही क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, याद रखना है आपको बातों को। किसी भी तरह का रंजक जो लवक है, ठीक है ना, वो हमारे शरीर में मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न नहीं करता है, याद रखना आपको इन बातों को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।